नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 60 मिनट 60 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया का ऐतिहासिक आगाज हुआ है। विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया है। इसी के साथ ही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 की बढ़त बना ली है। जीत के हीरो अक्षर पटेल और आर अश्विन रहे हैं। अक्षर पटेल ने मैच में 11 विकेट लिए हैं, तो वहीं आर अश्विन ने 7 विकेट चटकाए हैं। बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे गए पुनर्निर्मित मोटेरा स्टेडियम में खेला गया डे नाइट टेस्ट मैच महज 2 दिन में ही खत्म हो गया है। दूधिया रोशनी के नीचे पिंक बॉल से हुए इस मुकाबले में मेजबान भारतीय टीम ने अंग्रेजों को 10 विकेट से मात दी और इस जीत के साथ ही 4 मैच की टेस्ट सीरीज में कोहली सेना को 2-1 की अहम बढ़त भी मिली है। अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में इंग्लैंड की दावेदारी लगभग खत्म हो चुकी है। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑक्सीजन से कम नहीं है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम सिर्फ 112 रनों पर सिमट गई और जवाब में भारतीय बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर पाए। 145 रन के साथ उन्हें 33 रन की मामूली बढ़त जरूर मिली थी। अपनी दूसरी पारी में तो इंग्लैंड की हालत और भी खराब थी। 81 रन पर ही आउट होने के बाद भारत के सामने मेहमानों ने सिर्फ 49 रनों का आसान सा लक्ष्य रखा था, जिसे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर के 7.4 ओवर में ही पूरा कर लिया और 10 विकेट से भारत की जीत सुनिश्चित की। टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविंद्र अश्विन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 400 विकेट पूरे कर लिए हैं। अश्विन सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट के दूसरे दिन जोफ्रा आर्चर को एलपीडब्ल्यू करके यह उपलब्धि हासिल की है और अश्विन ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड की दूसरी पारी में 48 रन देकर के 4 विकेट निकाले और उनके विकेटों की कुल संख्या 401 हो गई है। साउथ अफ्रीका के डेलस्टेन और न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली ने 80 टेस्ट मैचों में अपने 400 विकेट पूरे किए थे, जबकि अश्विन ने 77वें टेस्ट में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली है। अश्विन के नाम इस मैच से पहले 394 विकेट थे और श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने महज 72 टेस्ट मैचों में ही रिकॉर्ड 400 विकेट पूरे कर लिए थे। तमिलनाडु के शिवकाशी इलाके में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। ब्लास्ट की यह घटना कलायार कुरुची में हुई है और जहां पर गुरुवार को विस्फोट की आवाज आई। यहां पर पटाखे बनाने का काम होता है। फिलहाल ब्लास्ट के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। सभी घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके और उधर घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिससे कि आगे किसी भी तरह के केमिकल ब्लास्ट को होने से रोका जा सके और इसके अलावा मलबे को जल्द से जल्द हटा करके वहां पर फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश भी की गई। बता दें कि 1 महीने में पटाखा फैक्ट्री में दुर्घटना का यह दूसरा मामला सामने आया। 12 फरवरी को ही एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के गोविंदपुर इलाके में वीरवार को भीषण आग लगी। अभी तक जानमाल के नुकसान की खबर वहां से सामने नहीं आई है। आग लगने के कारणों का पता भी नहीं चल पाया। इससे पहले ही कोलकाता सहित प्रदेश से आग से जान माल का काफी नुकसान हो चुका है और बंगाल के हुगली जिले में 145 साल पुरानी हेस्टिंग्स जूट मिल में आग लग गई थी। अधिकारियों ने बताया कि 3 दमकल वाहनों को आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर भेजा गया, जिन्होंने घंटों की मशक्कत करके आग पर काबू पाया। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने यह बताया कि आग पहले इमारत में पहली मंजिल पर लगी थी, जो कि धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी और ऐसे में लोग काफी डर गए थे। कुछ लोगों ने सीढ़ियों से नीचे भागना शुरू कर दिया। समय रहते आग को फैलने से रोका गया, आग पर काबू पा लिया गया और अब उसे ठंडा करने का काम किया जा रहा है।
उत्तराखंड आपदा का आज 19वां दिन है और आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इस बीच आईटीबीपी के जवानों ने चमोली के ऊपर मंडरा रहे एक बड़े खतरे को टाल दिया है। यहां ऋषिगंगा नदी के ऊपर ग्लेशियर टूटने से एक आर्टिफिशियल झील बन गई है। इस झील का मुंह छोटा और मुहाने पर कई पेड़ भी टूट करके गिरे हुए थे। इससे पानी का बहाव रुक गया था। इससे झील के कभी भी टूटने का डर था। आईटीबीपी ने इसे साफ कर दिया है और इसके अलावा झील के मुंह को करीब 15 फीट चौड़ा भी कर दिया है, जिससे फिर से पानी का बहाव शुरू हो गया है। और जानकारी के मुताबिक ये झील करीब 750 मीटर लंबी है और आगे बढ़कर संकरी हो गई है और इसकी गहराई 8 मीटर है। भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़े एक लावारिस वाहन से जिलेटिन की 20 छड़ें मिलने से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। गाड़ी की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस का बम निरोधक दस्ता एंटीलिया के बाहर पहुंचा और पुलिस ने आसपास के इलाके की घेराबंदी करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार स्कॉर्पियो गाड़ी काफ़ी देर तक अंबानी के घर के बाहर खड़ी थी। शक होने पर सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटक में प्रयुक्त होने वाले जिलेटिन की छड़ों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस का यह कहना है कि गाड़ी में एक धमकी भरा पत्र भी मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर को अंबानी परिवार की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध स्कॉर्पियो मिलने से हड़कंप मच गया और इसमें जिलेटिन की 20 छड़ें बरामद की गई। इस मसले पर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ज्यादा जानकारी साझा की है। मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द। भारतीय एजेंसियों को गुरुवार के दिन एक बड़ी सफलता मिली है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी को अब भारत लाया जाएगा। लंदन की एक अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है और हीरा कारोबारी नीरव मोदी से जुड़े इस फैसले की कॉपी यूके के होम ऑफिस में भेजी जाएगी। इसके बाद होम ऑफिस के पास 28 दिन का समय होगा जिस पर वहां के सचिव हस्ताक्षर करेंगे और इस तरह कुल 28 दिनों के भीतर नीरव मोदी को भारत लाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन नीरव मोदी के पास अभी भी 3 विकल्प हैं जिनसे वह फिलहाल के लिए बच सकता है। एक ये कि अगर नीरव मोदी लंदन की इस स्थानीय कोर्ट के फैसले को वहां के हाई कोर्ट में चुनौती दें, अगर वो हाई कोर्ट में भी हार जाता है तो इसके बाद भी उसके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प होगा। इन 2 विकल्पों के अलावा उसके पास तीसरा विकल्प भी खुला है, वह है मानवाधिकारों का। अगर नीरव मोदी अपनी मेंटल हेल्थ और मानवाधिकारों को आधार बनाता है या ये बहाना बनाता है कि भारत की जेलों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, तो नीरव मोदी यूके की मानवाधिकार अदालतों में भी जा सकता है। इसका अर्थ है कि इस पूरी प्रक्रिया में अभी 1 से 2 साल और भी लग सकते हैं। अगर नीरव मोदी इस फैसले को चुनौती नहीं देता है तो 28 दिन के भीतर उसे भारत लाया जा सकता है। यूके की एक अदालत ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि मुंबई की आर्थर रोड जेल उनके लिए ठीक रहेगी। इस पर देश के राजनेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनवाते हैं। एक शातिर भगोड़ा है, 14,000 करोड़ रुपया लेकर के वो भारत का बाहर भागा है। आज एक खबर के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ी कामयाबी भारत सरकार को मिल गई है और वो बहुत जल्द उसको वापस ले आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये खबर ठीक नहीं है। नीरव मोदी को यकीनन एक अदालत से इतना ज़रूर कहा गया है कि जो सरकार ने हमारी कागजात दिए थे उसकी सिक्योरिटी को लेकर के जेल के अंदर वो ठीक पाए गए हैं, उससे मुतमईन हैं और उस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो किसी हद तक ठीक मालूम होते हैं। लेकिन सरकार ये समझ ले कि अभी नीरव मोदी के पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिनकी तैयारी उसको बहुत पहले से करना चाहिए। अभी वो 28 दिन के बाद
वहाँ की हाई कोर्ट में जा सकता है, और वहाँ की हाई कोर्ट में जाने का मतलब ये है कि वो 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। उसके बाद भी उसके पास एक विकल्प ह्यूमन राइट्स की जो अदालत है उसमें जाने का भी है। मुमकिन है वो भी इसको भी ट्राई करे, वो कुछ भी करेगा, जाहिर है भारत वो वापस नहीं आना चाहता है, वो मुस्तकिल बहाने बना रहा है। तो मुझे तो लगता है कि जब तक मोदी जी की सरकार है, नीरव मोदी का आना उस दौर में मुमकिन मुझे दिखाई नहीं देता है। लेकिन भारत सरकार को बहरहाल कोशिश करना चाहिए। मान रहा हूँ किसकी कामयाबी है, सरकारी एजेंसी की है कि वहाँ के कानून की है। जो होना चाहिए था वो हो रहा है, इसका स्वागत है। अब वो यहाँ आए और जो भी सत्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहा है कि सरकार सभी वर्गों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। कई क्षेत्रों के लिए कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इससे तमिलनाडु के लोगों को ईज ऑफ लिविंग और गरिमा से जीने में मदद मिलेगी। भारत के छोटे किसानों के लिए काम करके हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर के हेल्थ कार्ड तक, ENAM से एक प्रभावी फसल बीमा योजना तक, हम कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा छोटा किसान किसी पर निर्भर रहे। हम नहीं चाहते कि हमारा किसान बिचौलियों के कारण घुटन महसूस करे। PM किसान योजना को कल ही 2 साल पूरे हुए हैं और इस योजना से 11 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। We are equally focused on building a vibrant textile sector. In the last 7 years, the government of India has modernized the textile infrastructure. Credit access has improved, modernized. In the Mega Investment Textile Park scheme has been announced. 7 textile parks will come up in 3 years. Export of leather products, garments, and handicrafts are being encouraged. Textile was also an integral part of the scheme announced late last year. Once again, I assure the MSME sector that I and my government are with them in their effort. बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने असम में चुनावी सभा की और वहां की जनता से उन्होंने वादा किया कि इस बार असम को बाढ़ मुक्त बनाना है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आप खुद ही सुनिए। करना भी बाकी रह गए। हम असम को बाढ़ मुक्त बनाना चाहते हैं। मोदी जी असम को बाढ़ मुक्त बनाना। असम को हर बार बाढ़ की प्रताड़ना झेलनी पड़ती और बाढ़ के कारण लाखों करोड़ों लोग अपना स्थान छोड़कर जाते हैं। यहां सैटेलाइट के माध्यम से पूरे 4 वर्षा का पिक्चराइज किया गया है। ऐसे स्थान ढूंढे गए हैं जहां से पानी को डाइवर्ट कर कर बड़े बड़े तालाब बनाए जाएंगे, वहां पर्यटन क्षेत्र बनाए जाएंगे, वहां इरिगेशन के लिए बहुत बड़ा पानी का एक तालाब बनाया जाएगा और असम को बाढ़ मुक्त करने का काम किया जाएगा। मित्रों, मैं आज असम की जनता को कहने आया हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। अगले 5 साल में हम असम को बाढ़ मुक्त बनाकर असम की जनता को वापस। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान के खरीरी में किसानों को संबोधित करते हुए किसानों से दिल्ली कूच करने का आह्वान किया है। उन्होंने 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद मार्च का ऐलान करते हुए दिल्ली कूच की शुरुआत करने की बात कही है। करौली के खरीरी में हजारों की संख्या में किसान टिकैत को सुनने के लिए पहुंचे थे और इससे पहले राकेश टिकैत खुली कार में सवार होकर के मंच पर पहुंचे, जहां पर लोगों ने माला और 101 फीट का साफा उन्हें पहनाया और हल भेंट करके उनका स्वागत किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया।
टिकैत ने तीनों कृषि कानून वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की भी चेतावनी उन्होंने दी है और उन्होंने ये कहा है कि किसान आंदोलन को हाली और पाली ही चलाएंगे। लड़ाई है कि एमएसपी पे कानून बने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 1975 रुपए से कम पे गेहूं का भाव नामित हो, वो चाहे सरकार खरीदे या कोई व्यापारी खरीदे उसके कम पे खरीदना हो। 2100 रुपए के आसपास का बाजरे का रेट है, बाजरा उसके कम पे खरीदना हो। मक्का 1700-1800 रुपए का रेट है, उससे कम पे खरीदना हो। धान का 1800 रुपए से कम पे खरीदना हो। ये है कानून, इसके लिए लड़ाई वापस चल रही है। 100 दिन के आसपास वो आ रहे हैं, सरकार तैयार नहीं है। सरकार ने कहा कि किसान की फसल की कटाई होगी, किसान अपने खेत में आ जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब पूर्वांचल में भी किसान आंदोलन की चिंगारी उठने लगी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत मुंडेरवा में किसान महापंचायत में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुंडेरवा में शहीद किसानों को माल्यार्पण किया और किसान महापंचायत में पूर्वांचल के कई जिलों से हजारों की संख्या में किसान महापंचायत में पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने यह कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, यहाँ भी अपने परिवार के लोग हैं, यहाँ आकर के अच्छा लग रहा है। वहीं उन्होंने राजनाथ सिंह को आगे लाने के सवाल पर यह कहा है कि वो किसानों के हितैषी रही हैं और टिकैत साहब के ज़माने से प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, तो हम यही चाह रहे हैं कि उनके मन में किसानों के प्रति कुछ ना कुछ पीड़ा है। उम्मीद है कि कोई ना कोई हल निकलेगा। तो एक अपना परिवार है, पहले से ही लगाव रहा टिकैत साहब के ज़माने से ही। तो ऐसी कोई नई जगह नहीं है मुंडेरवा। मुंडेरवा तो पहले से ही बहुत अग्नि पंक्ति में रहा ये क्षेत्र। दीवान चंद चौधरी जी सब यहाँ के बड़े अच्छे किसान नेता रहे और एक आंदोलन चल रहा है वहाँ से गाजीपुर बॉर्डर पे जी। तो ये भी अपना परिवार है, अपने परिवार में आ रहे हैं यहाँ से, अच्छा लग रहा है, बहुत ठीक है। तो दुख सुख की बात है, कई साल हो गए हमें भी यहाँ पर जो है कि क्या नाम है कि कितना भी भीड़ जुटा लीजिए बिल वापस नहीं लिया जाएगा, इस पे क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं हुआ, तो उनकी सोच है, उनकी घिनौनी सोच है, इस तरह की सोच नहीं चाहती जो किसान है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह कहा है कि भारत सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। हमने किसानों को समिति बनाने और कानून पर 1.5 साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसानों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अगर किसान आते हैं तो सरकार बातचीत को तैयार है। भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। हमने किसानों के साथ 12 दौर की वार्ता की है। किसानों को अनेक प्रकार के संशोधन और कृषि सुधार बिल को 1.5 वर्ष तक स्थगित रखने का और उन पर विचार करने का, समिति बनाने का प्रस्ताव उन्हें दिया था, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। जब भी किसान सरकार के प्रस्ताव पर अपना मत लेकर आए। वहीं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए ये कहा है कि अब किसानों का मुद्दा कम रह गया है और राजनीति ज्यादा हो रही है। यही कारण है कि कई दौर की संवेदनशील वार्ता होने के बाद भी सहमति नहीं बन सकी है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी आप सुनिए। किसान आए हैं, देश भर से किसान आए और उन सब ने यही कहा कि ये कानून है बहुत ही फायदेमंद है किसान के लिए, और ये जो कानून बने इससे ही किसान आत्मनिर्भर बनेगा, और इस बात का किसानों ने यहाँ पर कहा है। और मैं सोचता हूँ कि जो किसान यूनियन के नेता है वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कानूनों से किसान को फायदा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें राजनीति ज़्यादा है और जो उनके प्रारंभ के मुद्दे हैं वो कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। अगर वास्तव में इस कानून से किसान को फायदा होगा, राकेश जी टिकैत ने स्वयं ने कहा है अपने प्रारंभ के अंदर, उन्होंने आर्टिकल के अंदर लिख के दिया है, कहा है कि मेरे पिताजी को 27 साल बाद आत्मा को शांति मिली है, ये रिफॉर्म या जो कानून आए हैं इससे किसानों को फायदा होगा।
गुरदासपुर में गन्ना किसानों ने बकाया भुगतान को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। भुगतान ना होने और मिल मैनेजमेंट की तरफ से किसानों की जबरन पेनल्टी काटे जाने के विरोध में किसानों ने जम्मू अमृतसर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। शुगर मिल पनियाट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और किसानों ने यह कहा कि मिल की तरफ किसानों का करीब 15 करोड़ रुपए का बकाया है जो कि जारी नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक विरोध करेंगे। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਮੁੱਠ 'ਚ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਮੁੱਠ 'ਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਤੁਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਫਸਲ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਖੰਡ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਖੰਡ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਠਾਲਦੀ ਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਪਨਿਆੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 19-20 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਾ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਜੋ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਨਲਟੀ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰਾਬ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਦਾ ਰੂਟਰ 3 ਵਾਰੀ ਬੰਗਲੌਰ ਭੇਜਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਪਨਿਆੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲਟੀ ਮਾਫ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਧਰਨਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ पंजाब के संगरूर में भी गन्ने का बकाया भुगतान को लेकर के किसानों ने प्रदर्शन किया और खेतीबाड़ी दफ्तर के अंदर ही किसानों ने धरना दिया। किसानों ने अपने गन्ने के भुगतान के लिए मांग की। गन्ना संघर्ष कमेटी के किसानों ने यह कहा कि वो पिछली 19 फरवरी को अपनी बकाया रकम लेने के लिए धुरी के मिल में प्रदर्शन कर रहे थे और वहां पर उनको खेतीबाड़ी अफसर ने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उनका बकाया उन्हें नहीं मिला। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਮਤਲਬ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਤਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਆ ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ, ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਇੱਥੇ ਧੂਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੜੱਪ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਨੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਇਸ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। वो इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर राज्य सचिवालय पहुंची। स्कूटर राज्य सरकार में मंत्री और कोलकाता के मेयर चला रहे थे। स्कूटर पर सवार ममता बनर्जी ने गले में तख्ती टांगी हुई थी जिस पर ईंधन के दामों में वृद्धि के खिलाफ नारे लिखे थे। उन्होंने हेलमेट पहन रखा था और राज्य सचिवालय के बीच 7 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने स्कूटर पर ही तय किया है।
सड़क के दोनों ओर लोगों का हाथ हिलाकर के वो अभिवादन भी कर रही थी और करीब 45 मिनट के सफर के बाद ममता सचिवालय पहुंची। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए ये कहा कि हम ईंधन की कीमतों में वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार केवल झूठे वादे करती है। उन्होंने ईंधन की कीमत को कम करने के लिए कुछ खास नहीं किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है, सीएम ममता इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर के राज्य सचिवालय पहुंची, लेकिन इस दौरान उन्होंने खुद स्कूटर चलाने की कोशिश भी की। जब सीएम खुद स्कूटर चलाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त वो गिरने से बाल बाल बच गई। जब वो गिरने लगी, जो पास में मौजूद लोग थे उन्होंने उन्हें संभाला। और आपको बता दें कि स्कूटर पर सवार ममता बनर्जी ने गले पे तख्ती टांगी हुई थी जिस पर ईंधन के दाम में वृद्धि के खिलाफ नारे लिखे थे। वहीं यूपी के अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली और प्रदेश में बढ़ती महंगाई और कृषि कानूनों के विरोध के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अर्धनग्न होकर के कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने सिर पर गैस सिलेंडर लेकर विरोध किया। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शनकारियों ने ये कहा कि चुनाव के दौरान काले धन को वापस लाने की बात हुई थी, लेकिन 3 काले कानून ले आए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस पदयात्रा में हिस्सा लिया। मथुरा पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिव्यांग बच्चों के लिए वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में भवन निर्माण का शिलान्यास किया और इस दौरान राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने तंज कसा। राहुल गांधी को वो नसीहत देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब यहां की जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो उसे स्वीकार करने की बजाय अब वो उन्हें गाली देने लग गए। इस दौरान पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोतरी को लेकर के उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में उछाल आया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही इनके दामों में नमी आएगी। 5 दशक जिम्मेवारी निभाने के बाद जब प्रजातंत्र की यही तकाजा है, जब लोगों ने उनको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया, फिर वो उसको स्वीकार करने की बजाय उनको गाली देने में लग गए। कुछ दिन पहले वो दक्षिण में बहुत सुंदर है, उसको प्रशंसा करना, आत्मीयता भाव दिखाना, ये तो सारा देश हमारा अच्छा है, लेकिन दक्षिण में जाके उत्तर को गाली देना, उत्तर को नीचा दिखाना, विशेष करके उत्तर भारत की लोगों की और उत्तर प्रदेश और अमेठी रायबरेली की लोगों को, जिनके कारण वो दिल्ली में रहे, दिल्ली में राजनीति कर पाए, उनको गाली देना ये शोभा नहीं देती है। ये उनकी छोटे मान। हरियाणा में सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाने पर अब कानून बनाया जाएगा और तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति से नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। ये जानकारी गृह मंत्री अनिल विज ने दी है। उन्होंने ये बताया कि गृह मंत्रालय की तरफ से कानून का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया गया है और अब ये प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया जाएगा। वहीं इसके अलावा गृह मंत्री ने यह भी बताया कि शराब मामले की एससीटी रिपोर्ट सीएम साहब के पास भेज दी गई है। रिपोर्ट को पढ़ लिया गया है और अपनी अनुशंसा के बाद ही रिपोर्ट सीएम के पास भेजी गई है। दो बिल, एक डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल और दूसरा लव जिहाद पर बिल, दोनों हमने अप्रूव करके भेज दिए और इस बजट सत्र में जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने बरनाला रोड स्थित आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और कहा कि जनता का विश्वास खो चुके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं और अब से जनता के साथ साथ विधानसभा का विश्वास भी खो देंगे। विधायक बलराज कुंडू के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो विधायक के साथ साथ बड़े व्यवसायी भी हैं। व्यवसायियों के यहाँ आयकर विभाग की इस तरह की रेड या फिर जांच आम बात है। वहीं दिग्विजय चौटाला ने यह कहा है कि छात्र संगठन
इनसो ने छात्र राजनीति में नया अध्याय जोड़ा है। अब सदस्यता अभियान पेपरलेस होगा और आईटी विंग से एडवांस एप्लीकेशन बनाई है, जिससे एक क्लिक के साथ छात्र संगठन से जुड़ सकते हैं और साथ ही कॉलेज में आने वाले नए छात्र समस्याओं के समाधान के लिए पुराने साथियों से भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ सकेंगे। वो विधायक होने के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन भी हैं और बड़े बिजनेसमैन होने के नाते इनकम टैक्स का जो वो होता है उसको रेड कहें या उनकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन कहें, वो तो बिजनेसमैन के यहाँ तो आमतौर पर होती है। तो वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या बात है क्या नहीं है, और इसके बारे में ज़्यादा तो बलराज कुंडू जी बता पाएंगे। वो लेकर बहुत चिंतित हैं, बहुत फिक्रमंद हैं कि इतना लंबा समय बीत गया, आज 80 से ज़्यादा दिन हो गए, और अब क्योंकि गतिरोध है या इसको एजिटेशन कहें या जो कुछ भी इसे कहें, अब ये ख़त्म होना चाहिए। किसान परेशान है, सरकार परेशान है, आमजन परेशान है और लोगों का दिल पसीज रहा है किसानों की तरफ। जब हम देखते हैं, सुबह उठते हैं तो हमें इस बात की पीड़ा होती है कि इतने लाखों लोग, हजारों लोग बॉर्डर्स पर बैठकर या धरनों में जाकर के अपनी बात कह रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन किसानों की अगुवाई करने वाले लीडर्स भी अपने दिल से सोचें, दिमाग से ना सोचें, दिल से सोचें और अपनी राजनीति की चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर बोलते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा समाधान निकले जिसमें भारत को ना लगे कि उसकी इज्जत कम हो गई और पाकिस्तान को भी ना लगे कि वो हार गए। साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों को भी लगे कि उनकी इज्जत रही है। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा फैसला दुनिया में रंग लाएगा। वाजपेयी जी आए थे कश्मीर और उन्होंने कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी के साथ अगर हम दोस्ती में रहेंगे, वो हमारे साथ दोस्ती में रहेंगे, दोनों तरक्की करेंगे, और अगर दोस्ती में नहीं रहे तो दोनों की तरक्की सुस्त हो जाएगी। कोविड वायरस ने तो पहले ही सारी दुनिया को नुकसान पहुंचाया है, और ये अच्छी बात है कि दोनों बड़े मुल्क हैं, न्यूक्लियर पावर है, एक अच्छी शुरुआत है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी अफगानिस्तान गए थे और वो वहाँ पर वापस जब आए थे तो वापस आकर वो लाहौर में रुके थे,
और नवाज शरीफ से बात की तो हमें उम्मीद थी कि एक नया रास्ता खुलेगा, मगर उस वक्त नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि अब दोनों प्रधानमंत्री जो हैं वो एक नया रास्ता लेंगे जिसमें दोनों मुल्क आबाद होंगे और जम्मू कश्मीर का भी समस्या जो है वो सुलझ। हरियाणा सरकार ने एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हरियाणा पुलिस के साथ राज्यव्यापी सामाजिक जागरूकता अभियान हिफाजत की शुरुआत की है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने बाल यौन उत्पीड़न रोकने के लिए सभी का सहयोग मांगा और ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस पर अंकुश लगाने के लिए स्पीक अप संस्कृति को प्रोत्साहन देकर सभी को आवाज बुलंद करनी होगी। हमें ये स्पीक अप का कल्चर प्रमोट करना होगा। दुख की बात यह है कि हमारे समाज में जो पैट्रियार्की है उसके चलते हुए जब भी घर के अंदर ऐसी कोई घटना होती है तो उसे दबाने का प्रयास किया जाता है और ये कहा कि भाई हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त को क्या होगा, बच्चे की इज़्ज़त को क्या होगा, और इस कह के उसको पर्दा डाला जाता है, बच्चे को समझा बुझा के चुप कर दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कुप्रथा जब तक हम स्पीक अप नहीं करेंगे ये ख़त्म नहीं होगी। और इसके लिए और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि इन्होंने कहा कि सहज, सजग और सुरक्षित बचपन। तो सहज, सजग और सुरक्षित बचपन तभी हो सकता है जब घर का प्रत्येक सदस्य, खासतौर पे बच्चे के माँ बाप और बड़े भाई बहन इस समस्या के प्रति जागरूक हों। वुमेन सेफ्टी वो अपने आप में एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि हम किस तरह से हमारी महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित महसूस करें। जब घर से निकलें तो ऐसा ना हो कि कोई उसको छेड़ देगा या उसके पीछे जाएगा या उसके साथ कोई जाति करेगा। वो एक गंभीर मुद्दा है, ये महिला का है। लेकिन दुख इस बात का होता है, महिला तो बड़ी हो चुकी है और लेकिन जो छोटी बच्ची भी है और कुछ केस में कुछ लड़कों को भी छोटी उम्र में जो सेक्सुअल एब्यूज़ है, जो उसके साथ जाती है, इसका हमें सामना करना पड़ता है। ऐसे देखने में केसेस आते हैं। मैं पिछले कुछ सालों में जैसे PNDT MTP को तो रिव्यू करते ही हैं बेटी बचाओ की तरह, साथ साथ हमने पॉक्सो एक्ट को भी थोड़ा बहुत देखा। तो उसके अंदर ये बात समझ में आई कि केसेस दर्ज नहीं होते, दर्ज हो जाते हैं तो ठीक से उसकी पैरवी नहीं होती। WCD डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, साथ में पुलिस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DC भी मॉनिटरिंग करते हैं। तो वहाँ पे देखा गया कि ठीक से केस नहीं बनते या फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन नहीं होता। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी होती है CWC, वहाँ पे केसेस को रेफ़र नहीं किया जाता, उनको जो रेम्यूनरेशन देना चाहिए वो नहीं दिया जाता। कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 23 अक्टूबर 1993 को अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पर 5 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय को अधिसूचित किया गया था और बाद में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। यह आयोग किस लिए बनाया गया, इसे लेकर के पंजाब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इमैनुअल नाहर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता लोकेश जगवानी ने। आपको सुनवाते हैं। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लकी जगवानी। देश में हर तरह के लोग हैं, कुछ खुशहाल अल्पसंख्यक हैं तो कुछ ऐतिहासिक राजनीतिक कारणों से खुद को पीड़ित महसूस करते हैं। ये फर्क मिटाने के लिए सिस्टम कई संसाधनों का इस्तेमाल करता है। अल्पसंख्यक आयोग इसी तरह की एक संस्था है। इस वक्त हमारे साथ पंजाब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, पंजाब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के रूप में आप जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। जाहिर है इस वक्त आपके सामने कई चुनौतियां होंगी। कम्युनिटी की बेहतर के लिए किस तरह का दबाव होता है और अगर होता भी है तो इन चुनौतियों से आप किस तरह से निपटते हैं, और चेयरमैन के रूप में आप ऐसा क्या नया एक्शन प्लान लेकर आए हैं जिससे लोगों को सही मदद मिल सके? जी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के माध्यम के थ्रू मैं माइनॉरिटी कमीशन के बारे में और उनकी जो भी अपने फैसिलिटीज़ है और जो उनकी मतलब माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम्स का उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि पंजाब में मुझे जो आज तक मतलब 1 साल हो गया और माइनॉरिटी को बहुत सारी प्रॉब्लम जो अभी जो फेस हो रही हैं उसमें खास करके ग्रेव यार्ड की प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा मतलब कि मतलब मेजर प्रॉब्लम है मैं समझता हूँ। और दूसरी प्रॉब्लम जो माइनॉरिटी कमीशंस को माइनॉरिटीज़ को आ रही है पंजाब में
वो है कि जो मिशन की ज़मीन है उनको सेल परचेज वो किया जा रहा है। दूसरे इससे अलावा जो कई ऐसे रेजुलेशन पंचायत लेवल पे और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लेवल पे जो है रेजुलेशन पास करके जो कब्रिस्तान है उनको इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। ऐसे इशू जो है बहुत सारे इशू मेरे मतलब जो कंप्लेंट्स मिली है, इन चीज़ों को लेके हमने जो है बहुत सारे मतलब कि जो लेटर भी जो है डिप्टी कमिश्नर्स को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और होम डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है लेटर लिखे हैं। और मुझे लगा कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं उसको प्रॉपर वो अपने चीज़ों को मतलब हाईलाइट नहीं कर पाए। मुझे खुशी होती है आपको ये बताते कि जो हमने आज तक मतलब जितनी प्रॉब्लम हमारे पास आई है, चाहे वो पटियाला की प्रॉब्लम हो, चाहे गुरदासपुर की हो, और कई जगह की प्रॉब्लम जो गरीब जाट के साथ जुड़ी हुई है, उन प्रॉब्लम को हमने बहुत मतलब कि सुलझेपन से मतलब कि उनको सॉल्व जो है कर लिया है। नए स्कूल को खुलवाना या फिर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड करवाना, उसके लिए किस तरह से ये मिनॉरिटी का राइट है। आर्टिकल 2930 राइट जो है एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। यू कैन एस्टैब्लिश योर ओन इंस्टीट्यूशन, यू कैन मेंटेन योर इंस्टीट्यूशन, कल्चर, ये सब मतलब कि ये चीज़ें उनके दी हुई है। जो यहाँ तक पंजाब में मुझे नहीं लग रहा है कि मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को किसी किस्म की प्रॉब्लम जो आ रही है। हाँ, एक प्रॉब्लम ज़रूर ये आ रही है कि मिनॉरिटीज़ को जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है उसमें 5% जो है उसमें स्टूडेंट की मतलब नंबर उन्होंने बताया। तो मुझे ये लगा कि 5% नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिश्चियन जो है जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है, पारसी और दैन बुद्धिस्ट और जैनी जो है, ये इनका नंबर बहुत कम है। ये टोटल मिला के 3% है बनते हैं। तो मुझे ये लगा कि नहीं, 5% की बजाय 3% जो है मतलब कि स्कूलों में पॉपुलेशन जो होनी चाहिए तो उनको मिनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। इस इशू को हम जो है नेक्स्ट मीटिंग में ले रहे हैं। मुझे मालूम है कि मतलब गवर्नमेंट इस चीज़ को मतलब डिनाई नहीं करेगी और ये प्रॉब्लम जो है ये जल्दी हल हो जाएगी। जहाँ तक मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की मतलब प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लग रहा है कि पंजाब में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जहाँ इंटरफीयर गवर्नमेंट की इंटरफीयर और किसी किस्म की गवर्नमेंट की इंटरफीयर नहीं है। और जहाँ भी कहीं इनको फंड की ज़रूरत है, जहाँ मतलब कि सैलरी की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट इसमें कोई एजिटेशन नहीं करती उनको देने में। तो ऐसी कंप्लेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बहुत कम कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही है। दे आर वेरी मतलब सेटिस्फाई है मतलब इन चीज़ों से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर इमैनुअल नाहर, जो कि बेबाकी से अपनी राय को नकते नजर आए और तमाम बातों पर खुलकर अपने जो विचार है वो यहाँ पर ये प्रकट करते नजर आए। कैमरा पर्सन शशिपाल के साथ लकी जगवानी, ANB न्यूज़। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेघालय के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान शिलोंग में राज्य विधानसभा में विधायकों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने राज्य विधानसभा के नए भवन के निर्माण स्थल का भी दौरा किया। बता दें कि यहां पर विधानसभा की नई इमारत का निर्माण 127 करोड़ की लागत से किया जा रहा है और मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष मेतबाहा लिंगदोहो ने इससे पहले इस विधानसभा की इमारत का निरीक्षण किया था और मेतबाहा ने ये कहा कि निर्माण कार्य सुचारू तरीके से और तेज गति से हो रहा है और ठेकेदार ने भरोसा जताया है कि वो विधानसभा की नई इमारत फरवरी 2022 में राज्य सरकार को सौंप देंगे। मेघालय विधानसभा के सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सदस्यगण, देवी और सज्जनों, आज मेघालय की विधानसभा में आप सभी सदस्यों से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। नॉर्थ ईस्ट मेघालय की ये मेरी पहली यात्रा है। बादलों का घर कहे जाने वाले मेघालय का सौंदर्य अनुपम है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध विरासत केवल मेघालय नॉर्थ ईस्ट का ही नहीं बल्कि भारत के सबसे सुंदर राज्य में शामिल है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गुरुवार को मेघालय के दौरे पर रहे और यहां पर पहुंचने पर उन्होंने ये कहा कि हमने संसद के चालू बजट सत्र में प्रिज्म तकनीक शुरू की है और साथ ही लोकसभा स्पीकर ने राजनीति में हो रहे
अपराधीकरण पर यह कहा है कि राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए प्रयास जारी हैं। प्रतिनिधियों को जनता चुनती है, इसलिए जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। और क्या कुछ कहा है ओम बिरला ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। समय समय पर इलेक्शन कमीशन भी नियम प्रक्रिया बनाता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर डायरेक्शन दिए और निश्चित रूप से राजनीति में अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, ये सभी लोगों का मानना है। अब इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि क्योंकि प्रतिनिधियों को जनता चुनती है, इसलिए जनता का निर्णय सर्वमान्य होता है, सर्वोपरि होता है। और मैं मानता हूं कि धीरे धीरे इस देश से राजनीति OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली सामग्री को लेकर के लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने OTT के लिए बनाए गए नियमों पर विस्तृत चर्चा की। केंद्र सरकार देश में डिजिटल कंटेंट को नियमित करने वाले कानून लेकर के आ रही है और ये कानून अगले 3 महीने में लागू हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है और रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया भारत में बिजनेस करें, उसका स्वागत है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक गाइडलाइन बनाएं। फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया को लेकर के संसद में भी इसको लेकर के चिंता जताई गई। सोशल मीडिया को लेकर के शिकायत आती थी, गलत तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जिन पर लगाम लगाना जरूरी हो गया है। इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये सब चीजें चल रही थी, तो ये हमने देखा कि जो इंडिया में सोशल मीडिया का एवोल्यूशन हुआ है, many became as the intermediary, then became the social media, some became publishers overnight. ये भी अपने आप में एक डेवलपमेंट हुआ है, ये आपको हम बताना चाहते हैं। आज का हमारा रैशनल एंड जस्टिफिकेशन फॉर न्यू गाइडलाइंस क्या है, मैं 4-5 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक व्यापक प्रेस रिलीज मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट अराउंड 11 December 2018 in the Pranjwala case asked us to frame necessary guidelines to eliminate child pornography, rape, gang rape images, videos and sites in रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक कार्यक्रम को, एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीन की मांग में 57 देश पहले ही भारत के नेतृत्व में शामिल हो चुके हैं और इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। I'm sure the great efforts that Sadanand ji and Mansukh bhai and their team are doing to provide vaccines to the entire country and the speed at which vaccination is going on in India, another area which the world is recognizing, will help India further in our recovery efforts. From 1st of March, we're going to see a greater opening up of the vaccination program. More details will be forthcoming in a day or two. But clearly, India is well on the path to come out of the COVID, and the pharma industry is well on the path to grow out of the COVID. Congratulations to all of you for your good work, and my best wishes to you, your families, and your near and dear ones. Stay safe, stay healthy. We're still not through the COVID pandemic, so let's maintain our COVID protocols in our businesses, in our companies, in our environment, in our neighborhood, in our cities. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया और अपराधियों को लेकर के विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कभी माफियाओं को बगल में बैठाकर के विपक्षी सरकार गौरव की अनुभूति करती थी, लेकिन आज नए उत्तर प्रदेश में किसी माफिया और अपराधी के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने पंजाब सरकार पर भी सवाल उठाया कि यूपी के गुनहगार को पंजाब में शरण क्यों दी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। अगर किसी ने किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी नागरिक, किसी किसान और किसी व्यापारी का अपहरण या उससे जबरन चौध वसूलने का प्रयास किया, फिर तय कर ले कि उनको कहां रहना है।
उत्तर प्रदेश में हम लोग इसकी कोई छूट नहीं दे सकते, किसी भी स्थिति में नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीजें नहीं हो पाएंगी। और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि भाई आप पूछें अपने नेताओं से, राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछिए कि उत्तर प्रदेश का गुनाहगार पंजाब में क्यों शरण पाया हुआ है, पूछ तो लीजिए एक बार। ये क्यों उसको शरण देने का प्रयास हो रहा है? यूपी के विधान परिषद में सीएम योगी ने यह कहा है कि अपने देश के प्रतीकों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये पूरे देश की धरोहर है। और वहीं इस मौके पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना भी साधा। राष्ट्रपति जी देश के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते तो व्यक्ति नहीं होता, अपने आप में संस्था है। लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जिनके मन में भी सम्मान का भाव है, आस्था का भाव है, उन सबका दायित्व बनता है कि वे लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए इन संस्थाओं का पूरा सम्मान करें, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव रखें और न केवल रखें बल्कि। गुरुवार को शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सुबह 426 अंकों की तेजी के साथ 51,207 अंकों पर खुला सेंसेक्स। शाम को 257 अंकों की तेजी के साथ 51,039 अंकों पर बंद हुआ और पूरे दिन के कारोबार में सेंसेक्स ने 50,991 अंकों का न्यूनतम स्तर छुआ और जबकि 51,386 अंकों का उच्चतम स्तर हुआ। वहीं दूसरी ओर सुबह 97 अंकों की बढ़त के साथ 15,079 अंकों के स्तर पर खुला निफ्टी शाम को 115 अंकों की तेजी के साथ 15,097 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। पूरे दिन के कारोबार में निफ्टी ने 15,065 अंकों का न्यूनतम स्तर और 1576 अंकों का उच्चतम स्तर छुआ। हरिद्वार मेलाधिकारी दीपक रावत और अपर मेलाधिकारी हरबीर सिंह ने रमता पंचों के नगर प्रवेश शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी, श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा के सचिव राम रतन गिरी सहित अन्य संतों का कॉलेज गेट पर माला पहना करके अभिनंदन किया। और इस अवसर पर उन्होंने ये कहा कि एक तरह से मेले की शुरुआत हो गई है और दीपक रावत ने यह कहा है कि कुंभ मेला प्रशासन पूरी तरह से दिव्य एवं भव्य महाकुंभ के आयोजन को पूरी तरह से तैयार है और साधु संतों के आशीर्वाद से महाकुंभ का आयोजन पूर्ण रूप से सफल और सुरक्षित होगा। आज एसएमजेएन के प्रांगण में निरंजनी अखाड़ा के रमता पंच इन्होंने प्रवेश किया है और आपका भव्य यहाँ पे स्वागत किया गया। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मेले की शुरुआत भी हो गई और ऐसा एहसास भी साफ साफ दिख रहा है और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सुंदर मेला हरिद्वार में देखने को मिले। आज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का नगर प्रवेश हुआ है। नगर प्रवेश का मतलब ये है कि जो हमारे साधु संत महात्मा पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का प्रचार करते रहते हैं, जब कुंभ आता है तो वो एक जगह आकर के इकट्ठा होकर के फिर वहाँ से नगर प्रवेश करते हैं। मतलब आज से मेले का शुभारंभ हमारे अखाड़े का हो गया। हम लोग अभी अब जो अपना ही कॉलेज है एसएमजेएन डिग्री कॉलेज, वहाँ पे रह करके साधु संत अपना पूजा पाठ करेंगे। 3 मार्च को यहाँ से हम लोग विधिवत, जिसमें हमारे नागा भी सन्यासी तब तक आ जाएंगे, विधिवत वहाँ से हम लोग पेशवाई शोभा यात्रा के माध्यम से पंचायती अखाड़ा श्री छावनी मेला छावनी वहाँ प्रवेश करेंगे। इस समय हमारे साथ हमारे अखाड़े सचिव हैं महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, राम रतन गिरी महाराज, आपके कई मनीष भारती जी हैं, कई लोग ऐसे हमारे साथ में हैं। और जो हमारी परंपरा है, जब नगर प्रवेश होता है तो मेलाधिकारी और उप मेलाधिकारी दोनों आकर के संत
यूपी में परिवहन विभाग सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। परिवहन विभाग ने वाहनों के लिए नई पॉलिसी बना दी है, जिसके अंतर्गत वाहनों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ियों का बीमा, स्थानांतरण और फिटनेस नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने यह बताया कि वाहनों के हस्तांतरण, वाहन मालिकों का पता परिवर्तन, इंश्योरेंस अपडेशन और फिटनेस प्रमाण पत्र तभी किए जाएंगे जब उनके वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होगी। साथ ही यदि कोई भी प्राधिकृत अधिकारी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव परिवहन का पत्र आया हुआ है दिनांक 22 फरवरी 2021 को। ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, रजिस्ट्रेशन प्लेट के रिगार्डिंग है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि मोटर वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क्स लगे बिना वाहनों के स्थानांतरण, पता परिवर्तन, इंश्योरेंस अपडेशन, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि की कार्रवाई न किया जाए। यानी कि जब तक वाहन स्वामी अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क्स न लगवा लें, तब तक कार्यालय में उनके वाहनों के संदर्भ में कोई भी कार्य संपादित न किया जाए। तो ये आखिर कहाँ से लगवाएंगे जो पुराने गाड़ियाँ हैं? ये इसके लिए जो डीलर्स यूनियन है, उन्होंने एक वेबसाइट बनवाई हुई है www.siam.in। उस पर वो ऑनलाइन जा कर के वाहन स्वामी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसकी फीस देंगे। उसके बाद वो जो उनका नियरेस्ट, जो उनके सुविधाजनक डीलर होंगे, उनके यहाँ वो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट आ जाएगी, या वो अपना स्वयं का ही पता कुछ अतिरिक्त चार्ज। मुंबई में बिजली विभाग की गलती से एक बुजुर्ग का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। दरअसल मुंबई से सटे नालासोपारा इलाके में स्थित निर्मल गांव में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग को बिजली का बिल देख करके इतना बड़ा झटका लगा कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने उपभोक्ता को फरवरी महीने का 80 करोड़ रुपए का बिल भेज दिया। बिल देखते ही बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाना पड़ा है, जहां पर डॉक्टर ने उनको हाई बीपी की शिकायत बता करके ट्रीटमेंट देने के बाद घर जाने के लिए कहा। वहीं वसई विभाग के अधिकारी दिनेश अग्रवाल ने यह बताया है कि मीटर रीडिंग लेने वाली एजेंसी की गलती है, जिसके बाद उन्हें दोबारा से बिल भेज दिया गया है, जो कि 86,000 रुपए का है। नोएडा में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को निशाना बना करके उन्हें लूटने वाले बदमाशों से हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को गोली मार करके घायल कर दिया है, जबकि दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा दे करके पास की झाड़ियों में छिप गया। उसे भी पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान धर दबोचा और घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि इन बदमाशों पर लूट, चेन स्नैचिंग जैसे दर्जन भर से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और बदमाशों के पास से एक टीवीएस स्कूटी और एक तमंचा, कारतूस, 2 कारतूस और 3 लूट के मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। अभी मॉर्निंग में जो हमारी स्नैचर्स के खिलाफ अभियान चल रहा है, उसकी टीम को सफलता मिली है। ACP2 और SO24 इन लोगों ने अपनी टीम्स लगा रखी थी और सभी लोग खुद राउंड पे थे। उसी क्रम में आज मोरना पे एक स्कूटी पे संदिग्ध लोग जा रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया। 2 लड़के थे, ये रुके नहीं, फिर चारों तरफ से घेराबंदी की। घेराबंदी में इन्होंने पुलिस पर अटैक किया और इसमें जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति घायल हुआ और एक दूसरा यहाँ आसपास के जंगलों में भागा था। कॉम्बिंग के दौरान वो भी पकड़ा गया है। ये बेसिकली ऋषभ दयाल नाम का एक व्यक्ति है जो घायल हुआ था और ये स्नैचर है, ये लुटेरा है। आसपास के NCR के काफ़ी जगहों पर इसमें स्नैचिंग की है। 8-10 मुकदमे इसके खिलाफ हैं। दूसरा छोटू इसका रिलेटिव भी है और सेम जगह का रहने वाला है, कन्नौज के मूल का रहने वाले हैं और यहाँ दिल्ली में किराए के मकान लेकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। इनके पोजीशन से हम लोगों ने भी तमंचा बरामद किया है, 2 मोबाइल बरामद किए हैं। चलिए मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।